वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा दिवाली स्पेशल कार्यक्रम और हमने बात की है इस पूरे स्पेशल सीरीज में बहुत सारे दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट से, जहां हमने बात की कि 2080 का संवत मार्केट्स के लिए काफी अच्छा रहा था। चाहे वो फ्रंट लाइन हो, चाहे वो बेंचमार्क्स की बात करें या फिर हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस की बात करें, काफी अच्छे रिटर्न्स हमको देखने को मिले। संवत 2081 यानी कि 2081 कैसा रह सकता है बाजारों के लिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। मिस देवीना मेहरा, फाउंडर, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट ग्लोबल। वेरी गुड आफ्टरनून देवीना जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम मैम। Good afternoon, Gitu, and good afternoon to all your viewers also. थैंक यू सो मच मैम। मैम, बाजारों की बात करते हैं। 2080 का संवत काफी अच्छा रहा। चाहे आप निफ्टी की बात करें, मेजर इंडाइसेस की बात करें, या फिर आप मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें। लेकिन इस अक्टूबर के महीने में जो टर्मोइल हम देख रहे हैं, 82,000 करोड़ की सेलिंग फ्रॉम एफआईआईज इन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 21 अक्टूबर, और उसके बाद अर्निंग्स में थोड़ी बहुत मॉडरेशन देखने को मिल रही है। Q2 अर्निंग्स आर ऑन। आपको क्या लगता है संवत 2081 बाजारों के लिए कैसा रह सकता है? क्या थोड़ा बहुत हल्कापन और जो सेल ऑफ है वो डीपन हो सकता है, या फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है बाजारों को? देखिए गीतू, दो चीजें होती है। एक तो हुआ कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, और एक है कि आप 2-3 साल का व्यू लें तो उसमें क्या हो। तो हम्म। जो 2-3 साल का मेरा अपना व्यू रहा है कि बाजार में क्रैश का जो डर है, जो लार्ज कैप या मेन स्ट्रीम स्टॉक्स में, वो बहुत कम है। और उसका कारण बहुत सीधा सा है कि हमारे सबके दिमाग में रहता है कि इक्विटी मार्केट्स 14% 15% कंपाउंडिंग देते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, जो भी आप लॉन्ग टर्म डिफाइन करें, क्योंकि 40-45 साल से ये कंपाउंडिंग रहा है। जी। लेकिन उसमें हर साल ही नहीं, हर दशक में बहुत अधिक वेरिएशन रहा है। तो ये जो 2010-11 से लेके 20 तक वाला दशक था, उसमें हम्म। इक्विटी मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। आप ये जी। समझिए कि वो 14-15% की बजाय आपको 9% भी नहीं मिला। आपको हम्म। अ, लगभग फिक्स डिपॉजिट वाला रिटर्न दिया इक्विटी मार्केट्स ने। 100 रुपए जी। आप लगाते तो वो 10 साल में 230 होता, जबकि वो आपका 200 तो एफडी में भी हो जाता। और जी। आप उसके बनस्पत देखें तो 1980 में आप 100 रुपए लगाते तो वो 10 साल में 700 हो जाता। तो इतना हम्म। ज्यादा फर्क था। तो वो जो इतना कम रिटर्न एक पूरा दशक रहा, उसके कारण वो जो 2020 का कोविड बॉटम था, वहां से मार्केट चला। लेकिन अभी भी वो ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं है। तो इसलिए मतलब जो सस्टेन्ड बेयर मार्केट होता है, उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर होना चाहिए, तब वो बड़ा क्रैश का डर आता है। लेकिन बीच में इस तरह का करेक्शन, ये भी नहीं कि यहीं पे रुक जाएगा, हो सकता है थोड़ा एक बार ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आए, वो सब तो होगा। और जी। तो वहां पर मुझे इतना डर नहीं है। और जहां तक करेक्शन की बात है, मैं तो कई महीनों से ये सोच रही थी कि करेक्शन आएगा। मैंने बहुत सारा अपने इंटरव्यूज में कहा भी, हमने अपने हेज भी खरीदे अपने जी। पोर्टफोलियोज में, पीएमएस सर्विस में। हम्म। लेकिन मार्केट चलता ही गया। तो जब जब आपको मालूम है कि सस्टेन क्रैश का डर नहीं है, तो आपको हम्म। कैश में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज एक वो भी, सबको ये बात तो समझ में आती है कि बाजार में पैसा लगाने में जोखिम है, लेकिन पैसा नहीं लगाने का भी एक जोखिम होता है कि मार्केट ऊपर गया और आपने वो मूव मिस कर दिया। तो आप 40 साल का भी देखें तो अगर आप सिर्फ 10 सबसे अच्छे दिन मिस करते हैं तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। 40 साल में 10 दिन, इतना कम। और अगर आप 30 दिन मिस करते हैं, जो कि औसतन साल में एक एक दिन भी नहीं है, तो नब्बे हम्म। परसेंट रिटर्न आपका चला जाता है। जो 100 रुपए 60,000 होता है, वो 100 रुपए 6,000 भी नहीं होता है। तो ये इसलिए बाजार में इन्वेस्टेड, निवेशित रहना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि मार्केट में कई एरियाज हैं जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है। ओके। तो वो चीज वहां आपको संभल के रहना चाहिए। जैसे कुछ समय से हम लोगों ने जो बिल्कुल छोटे स्टॉक्स है, समझ लीजिए 5,000 करोड़ से नीचे के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स है, वहां पर अपना जो एलोकेशन है वो बहुत कम कर दिया। या ओके। जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अब मैं तो बोलती हूँ ये अच्छा थंब रूल है कि जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा न्यू फंड ऑफरिंग्स आ रही है, म्यूचुअल फंड ओके। से नई स्कीम आ रही है, वो उस सेक्टर का कहानी लगभग खत्म होने वाली है। तो वहां थोड़ा ओके। बच के रहें। आईपीओ मार्केट में बहुत फ्रॉथ है, वहां बच के रहें। तो हम्म। एरियाज हैं जहां आपको बच के रहना है। लेकिन आप सोच समझ कर निवेश करेंगे तो
अभी भी है मौके निवेश करने के लिए। पर जी। इक्विटी मार्केट्स में एक साल बहुत कम समय होता है, तो मैं कभी भी एक साल का या अगले साल इंडेक्स कहाँ होगा, ये मैंने कभी 30 साल से कभी भी इस चीज पे अपना व्यू नहीं दिया है। और जी। मैंने तो 30 साल से नहीं दिया। पिछले साल डैनियल कानामान की किताब पढ़ी थी नॉइज, उसमें उसके लिए एक शब्द था, एक फ्रेज था, ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस की। ये सब वो चीजें हैं जो आपको यही नहीं कि मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम हो ही नहीं सकती हैं। तो वैसी चीज में आप बहुत कॉन्फिडेंस से कुछ बोले, वो तो बेवकूफी की बात है। मैम, आपने कहा कि कुछ ऐसे सेक्टर्स अभी भी है जो आपको अच्छे लगते हैं, जहां पे आपको वैल्यूएशन फेयर नहीं है, आपको लगता है फेयरली वैल्यूड है और आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स अगर आप हमें गिनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तो अभी मैं अगर अपना पीएमएस देखें, वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जो पोर्टफोलियो होते हैं पीएमएस में, हम लोग हर तिमाही पे उसको एक तरह से बेस जीरो से देखते हैं कि आज ओके। हमारे पास कैश होता तो कहाँ हम लोग निवेशित होते, और उस हिसाब से ही निवेश करते हैं। तो जी। अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो अभी जो हमारा रीबैलेंस चल ही रहा है, क्योंकि अभी तिमाही खत्म हुई और सितंबर एंड में, तो जो जी। सेक्टर हम लोग के अभी ज्यादा ओवरवेट हैं उसमें है फार्मा, ऑटो ओके। कंपोनेंट्स, और आईटी। आईटी भी ओवरवेट है। जो हम्म। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, ये इंटरेस्टिंग चीज है कि हम्म। बहुत सारे लोगों को अभी ये पिछले एक साल में इसकी कहानी समझ में आई, उसमें कई सारे न्यू फंड ऑफरिंग भी आए। ट्रू। लेकिन हम इस सेक्टर में ओवरवेट थे 3 साल से, अक्टूबर 2021 से, कि हमारे सिस्टम से वो पहले आइडेंटिफाई किया था। तो ओके। अब 3 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ओवरवेट नहीं रहे, उसमें थोड़ा अंडरवेट हो गए हैं। तो ये भी एक समझ लीजिए जो बदलाव हुआ है पिछले 3-4 महीने में। जो एक बदलाव हुआ है, अभी बहुत ओवरवेट तो नहीं है, लेकिन दो सेक्टर जहां पर अब स्टॉक्स थोड़ा बढ़ने लगे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, वो है केमिकल्स, जो कि 2 साल के बाद हमारे सिस्टम्स को अच्छा लगने लगा दोबारा से। केमिकल्स के कुछ स्टॉक और एफएमसीजी के कुछ स्टॉक भी आए। मैम, हाउ कंसर्न्ड आर यू अबाउट दिस एफआईआई सेलिंग, जो ये मैसिव सेलिंग हमने अक्टूबर के महीने में अब तक देखी है, 82,000 करोड़। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या उनको अब इंडिया की स्टोरी अच्छी नहीं लग रही, या फिर वैल्यूएशन ज्यादा थी उसके चलते वो बाहर निकल गए? और दे हैड चाइना स्टोरी इवॉल्विंग विद बिग स्टिमुलस दैट चाइना बैंक इज अनाउंसिंग। ये क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि एफआईआई क्या करेंगे, क्यों कर रहे हैं, एटसेट्रा। मैंने कहा आप ये क्वेश्चन इस लिहाज से पूछ रहे हो कि एफआईआई खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा और बेचेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, लेकिन आपने ये देखा है क्या कि डेटा ये शो करता भी है कि नहीं? और डेटा तो ये शो करता है कि एफआईआई का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी नेट वैल्यू है, उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं होता मार्केट डायरेक्शन से। ट्रू। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो लोग देखते ही नहीं है कि ये डेटा दिखाता भी है। ये तो जैसे एक तरह से कहते हैं कि ये तो लॉजिकल चीज है कि अगर एफआईआई बेचेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, पर आपने, मैंने कहा, देखा आपने? तो आप सबसे बड़ा तो इसका उदाहरण जो ये है कि एफआईआई जब मार्केट में आए, ये 1993 बजट में अलाउड हुआ था एफआईआई का निवेश, और समझ जी। लीजिए 94 से वो आना शुरू हुए। और 94 से 2003, ये 9 साल का जो पीरियड है, आप सेंसेक्स की हिस्ट्री में देखेंगे तो वही एक पीरियड है जिसमें नेट सेंसेक्स का 9 साल में रिटर्न जीरो था। तो इतना बड़ा पैसा आया, और बिल्कुल नया स्रोत, उस समय ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री थी इंडिया में, ना रिटेल पार्टिसिपेशन, न कुछ इस हद तक था। और एक आप बोलेंगे कि एक नया स्रोत आया, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, तब तो मार्केट चलेगा ही। लेकिन मार्केट उससे पहले चल चुका था, वो 9 साल नहीं चला। 9 साल बहुत लंबा हमें चला, फिर गिरा, कुल मिला के जीरो डिस्प्लेसमेंट रहा। तो उसी से सब। और उस समय तो मंथ टू मंथ मैं मॉनिटर करती भी थी, तो उसमें भी देखा शुरू में तो ऑफकोर्स सब नेट बाइंग ही होगा क्योंकि नया ही स्रोत था। जो पहला महीना था जिसमें एफआईआई ने नेट और नेट सेलर्स, आई थिंक इट वाज नवंबर 96, आई मे बी रॉन्ग बट आई समवेयर दैट, एंड वो उस महीने मार्केट चला पहली बार। एफआईआई वर नेट सेलर्स एंड द मार्केट वेंट अप। सो ये कोरिलेशन ही नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा अटकलबाजी करने का कोई फायदा ही नहीं होता। मैं तो अब एफआईआई, मतलब मुझे मालूम है कि अक्टूबर में इतना बेचा, बट वैसे मैं एक्टिवली इसको मॉनिटर भी नहीं करती हूँ एक्सेप्ट फ्रॉम द बैलेंस ऑफ पेमेंट साइड। बट राइट। बाजार का डायरेक्शन
उससे निर्धारित नहीं होता है। आप देख लीजिए, वो कोरिलेशन ही नहीं है। कॉजेशन तो दूसरी चीज होती है कि इसके कारण वो हो रहा है कि नहीं, वो तो अलग चीज है, बट उसके साथ ही जब नहीं हो रहा तो कारण तो खैर अ, देखने का ही कोई प्रश्न नहीं उठता। जी मैम, यू हैव ऑलवेज बीन एम्फसाइजिंग ऑन डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस जियोग्राफीज। अभी आपके रडार पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? इंडिया भी थोड़ा आउट परफॉर्मिंग बकेट में ही है, ओके। तो रिलेटिवली कि अच्छा ही लगता है इंडिया। लेकिन उससे ये नहीं मतलब होता, लोग मेरे से पूछते हैं कि हम इंडिया में पैसा लगाएं कि ग्लोबली लगाएं, अगर इंडिया अच्छा लगता है तो ग्लोबल फंड्स में क्यों लगाएं पैसा, तो ये गलत धारणा है। क्योंकि आपको एसेट एलोकेशन करना है, और आपके एसेट एलोकेशन में ग्लोबल एलोकेशन भी होना चाहिए। और ग्लोबल का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो 4 स्टॉक यूएस के मालूम है वो ले लिए या खाली नैस्डैक इंडेक्स ले लिया। ग्लोबल का मतलब ग्लोबल होता है, क्योंकि बहुत समय होता है कि जब यूएस भी अच्छा नहीं करेगा, मतलब आप 2003 से 2007 का समय लें तो यूएस ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, जबकि इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत रिटर्न दिया। तो हर बार वो हर तरह की थीम चेंज होती है, चाहे वो सेक्टोरल थीम हो, एसेट क्लास थीम हो, या ज्योग्राफी की थीम हो। और मैं ये भी एक आंकड़ा हमेशा देती हूँ कि जब मैंने नौकरी शुरू की थी तो डॉलर 12 रुपया था। तो आप समझ लीजिए एक करियर से कम के पीरियड में 85% रुपया डेप्रिशिएट हो गया। तो इसलिए आपको देखना है ग्लोबल, इसलिए नहीं कि इस साल इंडिया अच्छा लग रहा है कि ग्लोबल अच्छा लग रहा है। लेकिन वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो इवन रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो या ये रुपी डेप्रिसिएशन। तो आप जब मतलब आप जैसे मैंने कहा 85% डेप्रिसिएशन इन द कोर्स ऑफ अ करियर, तो जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज को भूल ही नहीं सकते हैं कि। और अब तो ज्यादा लोगों के डॉलर या हार्ड करेंसी एक्सपेंसेस भी होते हैं। बहुत लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर सेटल कर जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को लगता है कुछ महीने वहां रहेंगे, कुछ महीने भारत में रहेंगे। तो वो सब चीजें देखते हुए तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। जी। अगले 10 साल में कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि एक डिसरप्टर के तौर पे उभर के आ सकता है, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो ये कौन सा सेक्टर हो सकता है? एंड देखिए व्हाट विल बी दस द साल एडवांटेजेस? या प्लीज। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। कहानी सुनाने को आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां कंपनियां भी सुनाएंगी, फंड मैनेजर भी सुनाएंगे, लेकिन 10 साल किसी ने देखा नहीं है। मैं एक बहुत सिंपल सी चीज कहती हूँ कि जो भी आप फाइनेंशियल मॉडल किसी भी कंपनी का उठा के देख लें, किसी भी एनालिस्ट का, उसमें क्या होता है कि अर्निंग्स हर साल ग्रो कर रही है, प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रहा है। जी। 5 साल उसके बाद अगर टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके बाद भी ग्रोथ ही है। लेकिन एक हम्म। बहुत साधारण सा आंकड़ा है कि हर साल, ये भी नहीं मैं कह रही हूँ कि 5%, 10%, 15% प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, बट हम्म। अगर की कंपनी के हर साल प्रॉफिट ग्रोथ आया, जस्ट हम्म। ग्रेटर देन जीरो ग्रोथ आया, आप हम्म। ये अगर सोचे तो भारत में लगभग 4,100 कंपनीज हैं जो 10 साल से ट्रेड हो रही हैं। तो आप सोचिए उसमें से कितनी कंपनी है जिन्होंने 10 साल हर साल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। और राइट। आपको पता लगेगा ऐसी कुल 16-17 कंपनीज है। और ये अभी नहीं, हमने ये एक्सरसाइज भी 10 साल पहले भी की, 25 साल पहले भी की। उसी के आसपास आता है, कभी 17 आएगी, कभी 25 आएंगी, लेकिन हम्म। उसी के आसपास कंपनीज का नंबर होता है। तो हम्म। इतना मुश्किल है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाना हर साल। मैं बोल रही हूँ वो भी नहीं कि 5-10%, कुछ भी ग्रोथ। तो हम्म। और 20 साल प्रॉफिट ग्रोथ दिखाने वाली खाली अभी फिलहाल एक ही कंपनी है, एचडीएफसी बैंक। तो उसमें Which आप again बोले has not been doing well lately. हाँ मैंने कहा किसकी किसी के पास ये क्रिस्टल बॉल नहीं है कि 10 साल कौन सी कंपनी अच्छी करेगी। जैसे लोग हमारी भी मल्टी बैगर कॉल्स बोलते हैं कि एचडीएफसी बैंक 1996 में हमने उस पर रिपोर्ट की थी कि ये कवर पे था एक बच्चा, बेबी था, एंड देन देयर वाज आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हु वाज मिस्टर यूनिवर्स एट दैट टाइम। दिस इज Okay. इट्स अ बेबी नाउ बट इट विल बी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, व्हिच हैपेंड। बट Mhm. एंड सो आल्सो अमेज़न इन 2001। बट मैंने कहा Yes. वो हमको शुरू से नहीं मालूम था कि हाँ 25 साल ऐसा परफॉर्मेंस आएगा। हमें क्या मतलब, जेफ बेजोस और आदित्य पुरी को भी नहीं मालूम था कि ऐसा परफॉर्मेंस होगा उन कंपनियों का। तो ये Hmm. किसी के पास जादू की छड़ी नहीं होती। और जहां तक नई टेक्नोलॉजी का भी सवाल है, ये भी समझने वाली बात है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, एक तो है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं जो पूरी तरह सफल नहीं होती, जो शुरू में बहुत प्रॉमिसिंग लगती है पर वो सफल नहीं होती, वो एक चीज है।
उसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी सफल हो भी जाती है, तब अगर आप 20वीं सदी को देखें तो दो जो चीजें हैं जिन्होंने इंसान का पूरा रहन सहन बदल दिया, वो है एक एयर ट्रैवल और एक है दूसरा ऑटोमोबाइल्स। राइट। अब ये दोनों ने पूरा दुनिया को बदल के रख दिया, लेकिन इन दोनों सेक्टर में कंपनियां इतनी असफल हुई कि उनकी लिस्ट एंडलेस है। सफल सही। कंपनी हुई नहीं इसमें, बहुत मुश्किल से कोई एक आध आपको मिलती है। तो वेरी। ये प्रिडिक्शन का गेम 10 साल का है नहीं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम लोग हर तिमाही पे एक बार देखते हैं कि ये भूल के कि हम क्या होल्ड कर रहे हैं, बिकॉज ये भी एक इंसान की फितरत होती है कि जो आप होल्ड कर रहे हैं उसको आप वैल्यू ज्यादा देते हैं। ट्रू। मैं तो बोलती हूँ कि होल्ड रेटिंग ही एग्जिस्ट करती है इसलिए क्योंकि ये हमारा बायस है, इट्स कॉल्ड एन बाय। एंडाउमेंट बायस, कि व्हाट वी होल्ड वी वैल्यू मोर हाईली, बिकॉज वेरी। अदरवाइज एनीथिंग यू विल नॉट बाय टुडे यू शुड नॉट होल्ड। ये मतलब इट इज, जो कई बार टीवी पे लोग बोलते हैं कि मैंने ये स्टॉक लिया था 4 साल पहले इस भाव पे, अब मैं क्या करूं। मुझे लगता है कि सिवाय वो कंपनी के नाम के, वो पूरा का पूरा जो प्रश्न है वो इररिलेवेंट है। मार्केट को कोई मतलब नहीं है कि आपने किस भाव पे लिया था और कब लिया था। अगर वेरी। खाली so, वेट, मैम मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रही थी ऑन सिल्वर। यू हैड प्रेडिक्टेड दैट सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। ये आपका आर्टिकल आई थिंक अर्ली जनवरी में आया था दिस ईयर 2024, एंड इट हैज डन सो। $34 के ऊपर इस समय सिल्वर है, एंड इट हैज आउट परफॉर्म गोल्ड इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अब आपका क्या नजरिया बन रहा है एज फार एज द बुलियंस आर कंसर्न्ड, गोल्ड एंड सिल्वर? जी देखिए, आपको एसेट एलोकेशन में कुछ रखना चाहिए मेटल्स में, लेकिन बहुत अधिक भी नहीं रखना चाहिए। ओके। कि हमारी जो दादी नानी थी उनकी सोच बिल्कुल ठीक थी कि गोल्ड खरीदना चाहिए, बिकॉज उस समय गोल्ड वॉज दी ओनली करेंसी हेज। राइट। गोल्ड वॉज दी ओनली वे यू कुड हेज योर रुपी एक्सपोजर। अब वो स्थिति नहीं है, अब आप डायरेक्टली ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आरबीआई की बहुत अच्छी है, बहुत आसान भी है उसको ऑपरेट करना। तो अब आपको पास होना चाहिए गोल्ड, लेकिन गोल्ड भी कोई बहुत सेफ एसेट नहीं है। अगर आप डॉलर में गोल्ड का चार्ट देखें तो जो 82 83 में जो भाव था, वो भाव वापस आते आते 22 23 साल लगे, बीच में 60% गिरा। यस। उसके बाद जो हाई बनाया, फिर वहां से 40% गिरा। तो गोल्ड हैज बीन जस्ट एज वॉलेटाइल एज एनी एसेट। उसमें खाली वो रुपया में उसका चार्ट ठीक लगता है बिकॉज रुपी हैज बीन डेप्रिशिएट, सो इट वाज ओनली अ करेंसी हेज। डॉलर में इट हैज बीन एज वॉलेटाइल एज एनी अदर एसेट। तो उसमें रखिए कुछ एलोकेशन, मतलब एसेट एलोकेशन रखना चाहिए आपको। 100% कभी भी आपको इक्विटी में, 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितना यंग हो और आपके पास अच्छी नौकरी है, वो सब होते हुए भी आपको 100%, 100% कभी इक्विटी में नहीं होना चाहिए। तो गोल्ड भी रखिए, लेकिन बहुत अधिक वो एलोकेशन वाला एसेट नहीं। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट रिवर्सल साइकिल शुरू हो चुका है। फेड ने तो ब्याज दर 50 बेसिस पॉइंट से कट कर दिए हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा अगली पॉलिसी में, पर द साइकिल हैज सेट इन। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए, या फिर एनीथिंग इज नॉट, अभी आगे कुछ पता नहीं, सो वी हैव टू स्टे पुट एंड वेट फॉर द डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्शंस भी है यूएस में, तो हो सकता है कि उसकी वजह से they did front loading in terms of cutting the interest rate. क्या इन्फ्लेशन अभी भी एक मुद्दा है? क्या हमको इंटरेस्ट रेट को उतना सीरियसली फिलहाल नहीं लेना चाहिए, रिवर्सल साइकिल को? ये यूएस में रिवर्सल तो शुरू हो गया है, मुझे ये नहीं लगता कि अब वहां से वो हाइक करना शुरू करेंगे। वो है कि बस किस स्पीड से और कितना कितना घटाते हैं, वो मेरे ख्याल धीमा धीमा चलेगा। बाजार हमेशा ज्यादा एंटिसिपेट करता है कट। मैं अगर 2023 के बिगिनिंग में जाऊं तो ये एंटिसिपेशन थी कि सेकेंड हाफ में कट शुरू हो जाएगा। मैंने तब भी बोला था कि 2023 में कट नहीं आएगा। 2024 के शुरू में था कि मार्च से कट शुरू हो जाएगा। मैंने कहा था नहीं, ये साल के सेकेंड हाफ से पहले, मतलब थोड़ा लेट आएगा। ओके। और ये वाले कट के बाद भी जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि 3% तक इंटरेस्ट रेट पहुंच जाएंगे 2025 के अंत तक, जबकि फेड का एस्टिमेट था कि और 10 12 महीने लगेंगे। और उसके बाद तो जो नंबर्स आए हैं यूएस इकोनॉमी के, वो है कि इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे ख्याल हो सकता है अब और थोड़ा धीमे कट हो।
जहां तक भारत का सवाल है, यहाँ पर अभी भी मुद्रास्फीति की दर, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो अभी भी ज्यादा है। जी। भले ही उसमें ज्यादा कंपोनेंट फूड का है, पर हम्म, देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में तो हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की, कि आप फूड को निकाल दीजिए, खाद्य पदार्थों को निकाल दीजिए, फ्यूल को हम्म, निकाल दीजिए। बट भारत जैसी अर्थव्यवस्था में आप वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूंकि इनकम इतनी कम है, तो जो उपभोक्ता है उसकी जो बास्केट है, उसमें हम्म, खाद्य पदार्थों का बहुत प्रोपोर्शन ज्यादा है। और उस अगर वो उसका भाव बढ़ता है, तो वो एक्चुअली क्राउड्स आउट, नॉट जस्ट कि आपका, आप टू व्हीलर नहीं लेंगे, आप साबुन और शैम्पू में कटौती करने लगते हैं। वो हाल है भारतीय उपभोक्ता का। तो अभी तो आरबीआई गवर्नर ने बोला ही कि अभी हम लोग कोई जल्दबाजी में नहीं है रेट कट की। अभी ये 3-4 दिन पहले उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि जी। अभी देखते हुए, और अब तो मतलब वो फूड इन्फ्लेशन, मेरा खुद का तो ये मानना था कि फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगी, पर वो हो नहीं रही है। ट्रू। और अब तो जैसे कि आपने कनाडा से झगड़ा कर लिया, तो आपके दालों का एक मेन स्रोत कनाडा था। अब वो जी। सीरियल और पल्सेस में अगर आपका दाल चावल वगैरह, गेहूं, इसमें दाम बढ़ते हैं, तो वो उसका, और सब्जियों के तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, उसमें तो जी। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो अभी मतलब कट तो धीरे धीरे आएगा। और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव भी देखिए, बैंक्स के लिए तो जब रेट्स बढ़ते हैं तब मार्जिन बढ़ते हैं। आप ट्रू। देखिए तो, क्योंकि उसमें बहुत साधारण सी बात है कि आप लोन पे इंटरेस्ट रेट फौरन बढ़ा देते हैं, डिपॉजिट पे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो इसलिए तो बैंक्स के लिए तो नॉर्मली मार्जिन बढ़ते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। बाकी जी। थिंग लाइक रियल एस्टेट पे तो हम लोगों ने कभी कोई खास निवेश किया नहीं, बहुत रिस्की सेक्टर रहा है। हम्म, तो देखते हैं, अभी तो कोई जल्दबाजी में कुछ करने वाला तो अभी माहौल नहीं लगता। जी। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे पास, वन लाइनर्स। आपका फेवरेट एसेट क्लास टू इन्वेस्ट राइट नाउ कौन सा है? इक्विटी राइट नाउ। व्हाट्स द वन फाइनेंशियल मिस्टेक यू थिंक मोस्ट इन्वेस्टर्स मेक? FOMO, fear of missing out. You try to get onto a bus or train which has already left. So always remember that opportunities are like buses. There's always another one coming around. So मौके बहुत है निवेश करने के, तो इसलिए वो जो निकल गई गाड़ी, उसके पीछे मत भागिए। Your all-time favorite stock, if you want to share? The most well-known or call has been HDFC Bank in India and Amazon in the US, where we were the only ones with a buy when the whole Wall Street had a sell. Even Jeff Bezos wrote us an email saying thanks for the support. That was the only buy. One book every investor must read. One is difficult, but read books that एक तो है कि आपको फाइनेंस समझना है या इन्वेस्टिंग के जो बेसिक्स हैं समझने हैं, वो अलग चीज है। बट एक चीज है कि आपका दिमाग कहाँ आपको धोखा देता है, वो जरूर समझिए। और उसके लिए डैनियल kahneman की 2 बुक्स हैं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और नॉइज। अगर इजी वर्जन चाहिए तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, वो उसमें इजी वर्ड्स में समझाएगी वही चीजें। Mhm. Biggest risk for Indian equity markets? Risk is something you don't anticipate, so it's always difficult to say which risk. Mhm. Always, I mean, risk is something you have not anticipated. कोई ऐसी गलती जो आपने, फाइनेंशियल मिस्टेक जो आपने की हो और आपको लगता है कि वो मैं रिपीट कभी नहीं करूंगी? एनी लर्निंग दैट यू वांट टू शेयर विद अस? So one main thing is that how do you define a mistake? ये चीज बाद में समझ में आई। तो bad outcome is need not be a mistake, and a good outcome may not be a good thing in terms of decision making. तो आपको decision making, आपने किस प्रक्रिया से निर्णय लिया और उसका क्या रिजल्ट निकला, वो दोनों चीज को अलग करके रखना है। क्योंकि हमेशा जब आप निर्णय अच्छे भी लें, तब भी हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके कारण वो रिजल्ट ठीक नहीं आया। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप समझ लीजिए एक तरह से आपने निर्णय गलत ही लिया, लेकिन तुक्के में उसमें बहुत पैसा बन गया। तो वो दोनों चीज आपको समझ के रखनी है कि वो प्रक्रिया में क्या गलती थी और अ, असल में आउटकम क्या आया, वो दोनों चीज को अलग करके रखना। फाइनल क्वेश्चन, योर एडवाइस फॉर विमेन इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है अब इक्विटी मार्केट्स में। मैं चाहूंगी और बढ़े, क्योंकि मैं अभी भी देखती हूँ कि
women do not manage their own finances, even if they are professionally qualified. So there's no independence till there is financial independence. So take charge of your finances. देवेना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, एंड आई विश यू एंड योर लव्ड वंस अ वेरी हैप्पी दिवाली. Thank you, Gitu. I wish you the same and your viewers as well. Thank you so much, ma'am.